नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में चाहे राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई, चाहे सरकार गिराने के प्रयास हुए, उसके तार कहीं न कहीं हरियाणा के साथ और पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ के मनोहर लाल खट्टर जी के साथ जुड़ते नज़र आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार में बैठे एक बड़े नेता, जो सरकार के बड़े पद पर भी हैं, अभी उनका नाम पुलिस उजागर नहीं कर रही है, उनके साथ भी जुड़ रहे हैं। कि इन विधायकों की खरीदो-फरोख्त में कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करने के लिए और उसको उनके लोगों का हाथ है। ज़िक्र आता है तरुण भंडारी का। तरुण भंडारी प्रचार सलाहकार रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी के। 2019 में कांग्रेस से आए और खट्टर जी के सबसे करीबियों में से वो रहे हैं। अभी भी मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ इसी पद पे वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उनको हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश से ज़मानत लेनी पड़ी है क्योंकि उनको 3 बार, 4 बार पुलिस ने सम्मन किया जाँच में शामिल हों, लेकिन वो पेश नहीं हुए। जब उनको हाई कोर्ट से अग्रिम ज़मानत मिलती है, तो वो पहुँच जाते हैं, जाँच में शामिल होते हैं। क्योंकि उन पर आरोप है, जिस फार्मा कंपनी ने चंडीगढ़ के होटल्स के भारी भरकम बिल 9 विधायकों को, जिसमें 6 कांग्रेस के बागी थे, 3 निर्दलीय थे, उसके अलावा भाजपा के जो लोग थे, उनका रहने का, खाने का लंबे समय तक जो इंतज़ाम एक बड़े होटल में किया, उसका भुगतान एक फार्मा कंपनी ने किया था और वो फार्मा कंपनी हरियाणा की है। बद्दी में भी उसका कारोबार है, पंचकूला में भी है और यमुनानगर में भी है। तो उसके मालिकों ने पुलिस को बयान दिए हैं कि हमने तरुण भंडारी के कहने पर ये इन बिलों का भुगतान किया है। जाँच की सुई मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ घूम गई है। अभी मनोहर लाल खट्टर जी केंद्र में मंत्री बन गए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के वो सह प्रभारी भी रहे हैं भाजपा के लंबे समय तक और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी के साथ उनका अच्छा नाता रहा है, उस दौरान से लेकर अब तक। तो वो भी कहीं न कहीं इस सरकार को गिराने में शामिल बताए जा रहे हैं, अभी तक की ये अटकलें आ रही हैं। और लेकिन पुलिस की जाँच से सब लोग बच रहे हैं, कोई भी पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहा, चाहे आशीष शर्मा है, चाहे चैतन्य शर्मा है, चाहे राकेश शर्मा चैतन्य के पिताजी हैं, उनके 2 सहयोगियों को भी तलब किया जा रहा है, वो भी नहीं आ रहे हैं। क्योंकि पुलिस ने काफ़ी जाँच में काफ़ी सबूत जुटा लिए हैं कि किन-किन लोगों ने कौन इन लोगों का खर्चा उठाया है, कैसे सरकार को गिराने की साजिश हुई है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं चमन राकेश आष्टा जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कंवर प्यार सिंह जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, मनमोहन कटोच जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले मनमोहन कटोच जी के पास जाऊँगा। मनमोहन कटोच जी, ये मामला 10 मार्च को एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद जिन नामज़द किया जाता है आशीष शर्मा जो निर्दलीय विधायक थे। आज वो भाजपा के टिकट पे उपचुनाव लड़ रहे हैं। राकेश शर्मा जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं और चैतन्य शर्मा के पिता थे। लेकिन वो भी लंबे समय तक जाँच में शामिल नहीं हुए, बाद में हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत ली, हाई कोर्ट के कहने पे वो पेश हुए। अब 7 लोग और बुलाए गए, उनमें से सिर्फ 1 तरुण भंडारी को भी अग्रिम जमानत उनको मिल गई थी, वो आ गए। जाँच में देरी होती जा रही है, लेकिन पुलिस का दावा है कि उनके पास बहुत महत्वपूर्ण प्रूफ मिले हैं, लेकिन आरोपी कानून की शरण में हैं, इसलिए जाँच में कोई सहयोग नहीं दे रहे और बार-बार टालते हैं। अब भी आशीष शर्मा कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पीछे भी चुनाव चल रहे थे, तब भी व्यस्तता बताई। चैतन्य शर्मा जो कि चुनाव हार कर अब दोबारा देहरादून पहुँच गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास अभी समय नहीं, वो भी टाल रहे हैं। तो जाँच कैसे आगे बढ़ेगी? जी, मनमोहन जी। मैंने पिछली बार भी आपके साथ चर्चा में ये कहा था कि तरुण भंडारी कौन है और तरुण भंडारी के हिमाचल के जो 9 लोग बागी हुए उनके साथ क्या संबंध है। आपको बताना चाहूंगा तरुण भंडारी पहले युवा कांग्रेस में थे। मैं बड़े लंबे अरसे से जी, उनको जानता हूँ और ये कहना चाहूंगा कि तरुण भंडारी जब से भाजपा के खेमे में गए हैं तब से वो कांग्रेस को पूरे देश में कहीं ना कहीं तोड़ने का एक प्रयत्न करते रहते हैं, चाहे पंजाब की बात हो चाहे हिमाचल की बात हो। उन्होंने बड़े नेताओं के साथ जिनको वो जानते हैं उनके साथ संपर्क करके उनको कांग्रेस छोड़ने के लिए कहा है और कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आने के लिए उन्होंने बड़े नेताओं के साथ उनका संपर्क करवाया, भाजपा के बड़े नेताओं के साथ। और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार तोड़ने का एक प्रयत्न भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा किया गया। मनोहर लाल खट्टर की मैं बात करना चाहूंगा, ये वही व्यक्ति हैं जो मोदी जी और शाह जी के बहुत करीबी आदमी की गिनती में गिने जाते हैं। उनको अभी मंत्री भी केंद्र में बनाया गया है
और मनोहर लाल खट्टर के क्लोज आदमी, एक बड़े ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति ने, तरुण भंडारी, जिनका नाम सबसे आगे इस षड्यंत्र में आ रहा है। निश्चित तौर पे उन्होंने हिमाचल के नेताओं को संपर्क भी किया, हिमाचल के नेताओं के साथ संबंध भी बनाए, और ये संबंध मैं आपको कहना चाहूंगा आने वाले दिनों में जांच में सामने आएंगे। ये संबंध विधानसभा चुनाव से पहले के चल रहे थे, चाहे धर्मशाला के विधायक के साथ उनके संबंधों की बात हो, चाहे और विधायकों के साथ। बड़े दावे के साथ कहना चाहूंगा कि तरुण भंडारी विधानसभा चुनाव से पहले से ही संपर्क में थे और पहले से ही उनको तोड़ने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। ये तो एक बहाना है कि जब कहा गया कि हम विधायक बनने के बाद अब कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं और कांग्रेस की सरकार गिराने का एक बड़ा षड्यंत्र जो रचा गया, ये भाजपा की सोची समझी साजिश थी। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम देवी देवताओं की धरती ने, देवी देवताओं की धरती पर रहने वाले लोगों ने एक नकारते हुए कांग्रेस के हक में एक बड़ा फैसला सुना। कांग्रेस पार्टी के फिर से 4 लोगों को जिताने का काम किया है। और आने वाले चुनाव में जो 3 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें भी मेरा मानना है कि कांग्रेस को बड़ी जीत मिलेगी। आशीष शर्मा हो, चैतन्य शर्मा हो, चैतन्य शर्मा के पिताजी की आप जहां तक बात है, उनके ऊपर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और आगे भी, अब भी कांग्रेस को तोड़ने की बात, कांग्रेस सरकार को तोड़ने की यहाँ तक बात है। उनका जो संबंध उसमें सामने आ रहा है, निश्चित तौर पे जांच पूरी होने के बाद ये लोग दोषी पाए जाएंगे। और कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी हो चाहे किसी और की हो, निश्चित तौर पे ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी, लेकिन आपने एक बात कही कि चुनाव, विधानसभा चुनावों के पहले तरुण भंडारी सक्रिय थे, इन लोगों के संपर्क में थे, इनको उस समय भी, और धर्मशाला के विधायक की आपने बात की, सुधीर शर्मा जी की। तो फिर आप, इन लोगों ने टिकट के लिए कांग्रेस में इतनी मेहनत क्यों की? और कांग्रेस पार्टी को जब पता था कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको टिकट ही क्यों दिया? क्या हाईकमान आपका इस बात पे विचार नहीं कर सका, समीक्षा नहीं कर पाया इनके उसको लेके कि आगे क्या करने जा मैं रहे ये हैं? खुद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तरुण भंडारी को मैं बड़े लंबे समय से जानता हूँ। जब मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था तब से जानता हूँ। और मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहने को तैयार हूँ कि तरुण भंडारी विधानसभा चुनाव से पहले से कुछ भाजपा के नेताओं के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ भी उनके संबंध थे, और खट्टर जी के थ्रू वो कांग्रेस के जो पुराने लोगों को जो जानते थे, उनको तोड़ने के लिए वो अग्रणी षड्यंत्र में शामिल थे। और आने वाले दिनों में आपके सामने ये सारी बातें आएंगी। पुलिस विभाग हो, हिमाचल पुलिस बड़ी बढ़िया तरीके से इसकी जांच करेगी, ये मेरा मानना है। और जांच में ये लोग दोषी पाए जाएंगे और इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि मैंने जो कहा है उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ है। अब ये बातें सामने आएंगी आने वाले दिनों में। और कांग्रेस ने टिकट क्यों दिया? कांग्रेस ने इनको अपना माना। कांग्रेस को लगा कि ये कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन किसी के मन की बात कोई नहीं जानता है कि आने वाले दिनों में कोई क्या अपना मन पलट ले, कोई क्या भविष्य अपने भविष्य को लेकर कहीं चला जाए। ये भविष्य का घर में क्या छुपा है, इस बात से अनभिज्ञ होते हुए कांग्रेस ने इनको टिकट दिया था। लेकिन मैंने जो आपको तरुण भंडारी का जो आपने मैटर रखा, उसके संबंध में ये कह रहा हूं कि वो लंबे समय से यहाँ नहीं, पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी वो कांग्रेस के बड़े दिग्गजों को तोड़ने के लिए अग्रिम लाइन में खड़े भाजपा के लिए रोड निभाते रहे। जी, चलिए, प्यार जी जुड़े हमारे साथ। प्यार जी, आपका बार-बार आपके सभी प्रवक्ताओं का यही रहता है कि हमने सरकार तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की है, ये नाराज थे, निराश थे, इसलिए हमारे पास आए। लेकिन देखिए, अब पुलिस की जाँच, जो एफआईआर हुई है विधायकों की खरीदो-फरोख्त को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, कहीं न कहीं उसमें जो कड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं, मनोहर लाल खट्टर जी, उनका हिमाचल के साथ नाता भी कहीं न कहीं छुपा नहीं है, क्योंकि वो जयराम जी के काफ़ी करीबी रहे हैं, बतौर वो सह-प्रभारी जब थे, तब से उनका नाता रहा है, संघ की पृष्ठभूमि है। उनके प्रचार सलाहकार ऑफिशियल उस पे है, पोस्ट पे। आप बुरी तरह इसमें फँसते हुए नज़र आ रहे हैं कि पूरी पेमेंटें उनके कहने पे होती रही हैं इनकी। और एक उत्तराखंड के भी आपके नेता जो सत्ता में है बड़े पद पे, अभी पुलिस उसके नाम का खुलासा नहीं कर रही क्योंकि उनको बार-बार सम्मन किया जा रहा है, वो पहुँच नहीं रहे हैं जाँच में। और सब लोग जाँच से टल रहे हैं, ये क्यों टल रहे हैं? जी, डॉक्टर प्यार साहब, जी। मुझे लगता है विषय गंभीर है और ठीक भी है। जी, भ्रष्टाचार की बात कहीं भी हो जाए,
ये तो सरकार गिराने का मामला है, इसका अलग विषय है। आपको पता ही है कि सरकार के लोग, और वो भी अगर मुख्यमंत्री से रुष्ट होते हैं, और प्रकरण का सभी को मालूम है कि केवल राज्यसभा सांसद को वोट देकर वो चेताने का, मुझे भी लगता है और सारे प्रदेशवासी भी जानते हैं कि चेताने को लेकर एक कार्रवाई कांग्रेस के लोगों ने करी। ठीक है, सरकार को लग रहा है कि कोई भ्रष्टाचार हुआ तो उसमें जांच करे, और जांच करने में 3 महीने हो गए हैं। अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी किसी का भी पक्ष लेने में विश्वास नहीं रखती है। ये ठीक है कि उन लोगों ने पिछले दिन जब हमारे प्रत्याशी आदरणीय हर्ष महाजन जी को सपोर्ट किया, तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उनकी सुरक्षा, और उनके जब लग रहा है कि उनके ऊपर एफआईआर हो रही है और ये लग रहा है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का उनके साथ खड़े रहना स्वाभाविक है। जांच होनी ही चाहिए। जांच उसमें भी होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री कार्यालय के ऊपर कोई आरोप लगते हैं कि यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, वो अब हम सबके ध्यान में है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और पिछले कल ही इनके एक प्रत्याशी ने कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में क्या क्या होता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं। ये ठीक है कि जो लोग नहीं मिल रहे हैं उनको जांच में शामिल होना चाहिए, और जांच तीव्र गति से होनी चाहिए। जांच का कारण ये नहीं होना चाहिए कि केवल चुनाव के वक्त सरकार को थोड़ी सी हरकत में आए और फिर उसके बाद चुप बैठ जाए। आशीष शर्मा जी हों या चैतन्य शर्मा जी हों या कोई और, अगर सरकारी उसमें कुछ पाया जाता है, सरकार को कि अगर कुछ बनता है तो कार्रवाई करे, उसमें कोई रोकने वाला विषय नहीं। मगर राजनीति से प्रेरित होकर और अपने प्रतिद्वंदियों को दबाने की को लेकर उसको मन में रखकर कोई सरकार कार्रवाई करती है तो वो गलत है। मेरा इतना सा कहना है। जी प्यार जी, लेकिन ये लोग जांच में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों ये इग्नोर कर रहे हैं बार बार? और कुछ लोग अग्रिम जमानतें लेके बैठे हैं, हाईकोर्ट को कहना पड़ रहा है जब पुलिस जा रही है हाईकोर्ट में कि ये लोग आ नहीं रहे, तो फिर वो डेट डिसाइड करते तब आ रहे हैं। ये पुलिस के सम्मन को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं ये लोग। और नहीं, कुछ ना मुझे कुछ लगता है कारण तो उनके, है, कोई दाल में कुछ काला तो है, और बड़े पैमाने पे है कहीं ना कहीं। नहीं, अब वो जांच का विषय है डॉक्टर साहब, और मुझे भी लगता है कि अगर वो जांच में शामिल नहीं हो तो कोई कारण रहे होंगे, उन्होंने बताए भी होंगे। मगर मुझे लगता है कि उनको, मेरा भी मानना है कि कोई भी है, चाहे पुलिस को जांच में सहयोग करना चाहिए, और पुलिस को भी जल्दी से जांच करनी चाहिए, सरकार को भी जांच जल्दी करनी चाहिए, ताकि ये क्लियर हो सके। क्योंकि 15 लोगों के नाम भी एक विधायक ने लिए हैं कि 15 लोग थे, तो 15 के खिलाफ कोई जांच करे, सबकी सबूत ले, सबसे बात करे। सरकार को चाहिए कि केवल निशाना बनाकर 2 लोगों के ऊपर पर्टिकुलरली जानबूझकर एक जाल बनाकर अगर उस चेष्टा से काम किया जा रहा है, वो भी गलत है। सभी लोगों के से पूछताछ करे, अगर लगता है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है, मगर लगता है सरकार को तो जांच करे, मेरा ये कहना। जी, लेकिन देखिए तरुण भंडारी वीडियो उस समय आए, उसमें आप अवगत में बड़े होटल में चंडीगढ़ के देखे गए, नहीं, वो ठीक है, उनको कभी उस वीडियो हेलीकॉप्टर में में मंत्री भेज जी भी रहे हैं, दिखे। कभी उनके साथ आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, और फिर एक फार्मा कंपनी को बोलते हैं कि ये भुगतान करो आप। ये कहाँ की नैतिकता है? ये नहीं, वो सरेआम बिल्कुल करप्शन नहीं ठीक है बात क्या? है। वो अपनी जेब से अगर दे देते अगर लग भुगतान, अगर ऐसा था तो। अगर अगर लग रहा है कि भाई इसमें ऐसा है, उसमें तो मंत्री जी भी दिखे हैं वीडियो में, तो मुझे जी, नहीं लगता मंत्री जांच तो के मंत्री विषय। मंत्री तो अपने लोगों को मनाने के लिए गए। ये उन्होंने वहां पे जांच, बयान भी दिया है कि मैं इनसे नहीं, चर्चा मंत्री करने आया हूँ। मंत्री जी ने पिछले दिन इस्तीफा भी दिया था कि सरकार ने बड़ा बुरा हाल कर दिया है। वो अलग विषय है, जी वो जांच का विषय है। मुझे लगता है कि सरकार को जांच करनी चाहिए, और जितने जो भी, अगर कोई दोषी है, मुझे नहीं लगता कोई दोषी है, ये केवल प्रोपेगेंडा करने का सरकार का जरिया मात्र है। चुनाव आ गए हैं, और मुद्दों को भटकाने के लिए अगर सरकार कोई बयान दे रही है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, या कोई प्रेस में आ रहा है, मेरा ये नहीं, मानना है सरकार केवल कोई बयान नहीं दे जनता का रही है। ध्यान भटकाने के लिए। सरकार कोई बयान नहीं दे रही है इस विषय में। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो रूटीन हाँ, रिपोर्टिंग करते हैं, पत्रकार बंधु। ये रूटीन रिपोर्ट्स हैं ये। सरकार कोई नहीं, दावा नहीं नहीं, कर रही ठीक है। कि वो जांच में शामिल नहीं हो रही, क्योंकि मैटर सारा पुलिस के अधीन है, जांच के अधीन है, चल रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है, बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि कोर्ट में मामला है, और कोर्ट में अगर एफआईआर हुई है तो पुलिस जांच कर रही होगी, और पुलिस जांच करे, और जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो, और अगर जानबूझकर किया जा रहा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी, आप कुछ जी। बोलना चाह रहे थे कटोच। क्या वो अपनी अपनी वोट को भाजपा के पक्ष में गिरा देंगे और फिर वो कहेंगे कि हम चेता रहे थे। दूसरी बात, ये चेताने वाली बात नहीं थी, सरासर
कांग्रेस पार्टी की पीठ में एक सीधे सीधे तौर पे छुरा घोंपना था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा का 10 साल का जो इतिहास है उसमें भाजपा ने पूरे प्रदेश में जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए हों या अन्य पार्टियां छोड़ के गए हों, जितना भी भ्रष्टाचार करके गए हों, वहां जाके वो बिल्कुल साफ सुथरे हुए हैं, क्योंकि इनके पास एक बड़ी जो है सफाई करने वाली, कलेक्टर को साफ करने वाली एक मशीन है, जिसमें पढ़ते ही लोग साफ हो जाते हैं। और 10 साल के इतिहास में कितने लोग जिनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और इनके पास जाने के बाद वो साफ सुथरे हो गए, उनके खिलाफ कभी भ्रष्टाचार के को लेके कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा सिद्धांत की बात तो करती है, लेकिन सिद्धांत के ऊपर चलते हुए क्या नया दौर चलाने के लिए पिछली बातों को भूल के क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो लोग हिमाचल जैसी संस्कृति और सभ्यता वाले प्रदेश में पैसा लेके या और लालच के कारण बिकने का जिनका जिनका रवैया रहे, जो संवैधानिक पदों के ऊपर बैठ के जिनको लोग जिताते हैं, जिनको लोग मन से, वोट सबसे बड़ा जो अधिकार है उसका उपयोग करके जितवा के अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए विधानसभा में भेजते हैं, क्या वो पलटू राम होने चाहिए? क्या वो शरेआम आके पार्टी मंच पे बैठ के उनको बात करने का वो नहीं होना चाहिए कि हम लड़ाई लड़े? वो सिर्फ इस बात के लिए होना चाहिए कि हमें सत्ता में अधिकार मिलना चाहिए, हमें सत्ता में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। अगर प्यार सिंह भाई, बड़े शालीनता से आपको कहना चाहूंगा कि आप और मेरे जैसे लोग और यहाँ हमारे आप पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, क्या हम लोगों को मिलके एक नया दौर हिमाचल में नहीं चलाना चाहिए? इस तरह की जो सभ्यता बनने का काम यहाँ पर हुआ है, चाहे हरियाणा के लोगों ने इंटरफेयर किया, चाहे उत्तराखंड के लोगों ने किया, क्या हिमाचल के लोगों का ये सोच बननी चाहिए थी कि इस तरह से टूट के इस तरह से सत्ता को जिन्होंने लोगों ने अपना मत का अधिकार देके एक पार्टी को सत्ता में बिठाने का काम किया, क्या सीधे तौर पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी? विचारों को लेकर लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या इस तरह से लड़ाई जो है वो जायज है? ये प्रश्न आपके समक्ष उठता है और इन प्रश्नों से आप बच नहीं सकते। एक तरफ आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमारे जो लोग थे, हमारे लोग, वो हमारी पीठ में छुरा घूंप रहे हैं और आप उनको उनके साथ गलबगियां कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, वो चेताना चाहते थे। ये कौन सा चेताना हुआ भाई? मुझे लगता है मनमोहन जी, मैं बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं कि ये इतिहास बड़ा पुराना है कांग्रेस पार्टी का। 1967 में इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति नहीं बनने दिया कांग्रेस पार्टी का, तो नहीं, वो क्या कारण थी? पर आपने क्यों अपना लिया कांग्रेस के ऐसे इतिहास को? अगर वो गंदा इतिहास था, राजनीतिक तौर पे गंदगी भरा इतिहास था, तो आपने क्यों अपना लिया? भाजपा ने क्यों अपना लिया ऐसे इतिहास को? 1980 में हरियाणा सरकार में गिराई गई, कैसे गिरी? आज जो परिस्थितियां हैं ये दुखद है, मैं भी मानता हूं, मैं आपके कंसर्न से बिल्कुल, जो प्रदेश में स्थिति होनी चाहिए, जिस तरह का यहाँ का वातावरण है, ये पहली बार मुझे लगता है कि हम खराब कर रहे हैं। चाहे सत्ता के संरक्षण में खराब हो रहा हो, चाहे पार्टियां खराब कर रही हो। अगर इस तरह की कोई भी बात हुई है तो निश्चित तौर पर जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजीव बिंदल जी हों, चाहे माननीय जयराम ठाकुर जी हों, चाहे अनुराग ठाकुर जी हों, चाहे जेपी नड्डा जी हों, सभी ने कहा है कि आप जांच करें, अगर सरकार जांच करे और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मगर अगर ऐसे ही चलता रहा, पिछले 1.5 साल से सबॉर्डिनेट बोर्ड भंग किया हुआ है, कोई जांच का कोई परिणाम आज तक आज हमारा फिर फोकस मैं जांच का विषय, मुझे चाहिए सरकार को तौर दिखानी चाहिए। नहीं, ठीक है, आपने एक सवाल किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय पे आरोप लगे हैं, ठीक है, ये आरोप लगाए तो कांग्रेस के 2 विधायकों ने एफआईआर की, तो आपके विधायक क्यों नहीं एफआईआर कर देते मुख्यमंत्री कार्यालय में अगर वो चल रहा है तो? नहीं, मुझे लगता है हमारे विधायकों ने भी कंप्लेंट करी है और ये तो सरकार के संरक्षण में, आपको पता ही, पिछले कल भी एक माननीय पूर्व प्रत्याशी ने, जो प्रत्याशी थे, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बिना पैसे के मुख्यमंत्री कार्यालय में काम नहीं होता। तो जांच का दायरा तो सरकार पे डिपेंड करता है, वो कितना कहां ले जा रही है, क्योंकि जनता तो चाहती है कि हर एक मामले की जांच होनी चाहिए। जो भी विषय उठा है सामाजिक, उसमें जो पब्लिक डोमेन में चीजें आई है, उनकी जांच होनी चाहिए। जी जी जी, चलिए, आष्टा जी देख रहे हैं हमें, आप दोनों को सुन रहे हैं कि क्या चल रहा है दोनों दलों में, सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंदर। आष्टा जी देखिए, जब आरोपी और जो कड़ियां हैं, जब जांच में वो सहयोग नहीं करेंगी, आएंगे नहीं पुलिस के पास, पूछताछ पुलिस कर नहीं पाएगी, तो कैसे चलेगा ये? इस जांच तो आगे बढ़ नहीं पाएगी और
खट्टर जी का विशेष इसके अंदर जो दखल दिख रहा है, उत्तराखंड सरकार का भी दखल दिख रहा है, उसका भी बड़ा नेता बार-बार बुलाने पर पेश नहीं हो रहा है। जी। राजीव जी, देखिए इसमें बहुत सारे अगर आप बातें देखेंगे, काफी पुरानी बातें भी अगर आप इसको जोड़ के देखेंगे, तो सबसे बड़ा चिंता का विषय तो यही है कि जब जब ये इन्वेस्टिगेशंस होंगी या हो रही है, इसका कुल मिलाकर के अगर बाद में फाइनल अगर आप देखेंगे तो कुछ बनता नहीं है। आपको याद होगा नरसिम्हा राव की जी की सरकार में एक बड़ा स्कैंडल हुआ था उसमें भी, तो जहाँ पे कि उनको कहा अजीत सिंह जी तो एब्सटेन ही कर गए थे वोटिंग के लिए ब्राइबरी केस में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला केस, उसको कहीं पे भी उन्होंने बाद में जा करके सुप्रीम कोर्ट ले गए थे कि इसको प्रोटेक्शन हमारे को मिली हुई है, वो ओवर रूल हालांकि हुआ। तो अभी भी क्या हुआ है, कुछ उसमें खास हुआ नहीं। ऐसा ही केस धीरेन्द्र कुलकर्णी जी लाए थे भाजपा वाले, जब ये एक नेता हुआ करते थे इनके फगन, जो जिसको बोलते हैं गुलस्ते जी, फगन सिंह ऐसा कुछ कुलस्ते। तीन ये लोगों ने इन्होंने कैश दिखाया था वहां पे, बंडल दिखाए थे कि देखिए किस तरह से कांग्रेस ने पैसा दे करके ये खरीदना चाहा। तो ये सिमिलर मामला ऐसा ही है, यहाँ पे भी वहां पे सरकारें बचाने के लिए ये किया गया, यहाँ पे सरकार गिराने के लिए ये मामला हुआ। अब मनी ट्रेल तो आप फिर कम देखिए, इसको बहुत मुश्किल है कि क्योंकि अगर आरोप के तौर पे जाएं आप मान लीजिए जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कह रहे हैं कि 15-15 करोड़ रुपए लिए गए, तो अगर 135 करोड़ रुपए, ये 135 करोड़ 9 विधायकों जिसको कि आप बोल सकते हैं कि अगर यही इसी इसको ले लें फिगर्स को, तो वो उसको पहले तो उस मनी ट्रेल को आप कैसे ले जाएंगे? क्योंकि मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आ रहा है या राजनीतिक लोगों की जो समझ होती है, ये लोग तो मेरे ख्याल कैश में पैसा लिया होगा या किसी दूसरे के नाम पे पैसा लिया होगा, तो उसको भी आप नहीं वेरीफाई नहीं कर पाओगे। हाँ, अब रोल सबसे बड़ी जो अहम विषय है वो ये है कि किस किस ने इसमें पार्ट प्ले किया था। सीधी बात है, भाजपा ने जब ये षड्यंत्र रचा, या मान लीजिए इन लोगों में ये बात तो मनमोहन कटोच भाई हमारे माने ना माने, ये चिंगारी तो पहले से देखिए भड़क रही थी, काफी समय से मीडिया में आ रही थी, 1 साल से बातें आ रही थी कि हम कांग्रेस के अपने अंदर इस सब मंच कुछ अच्छा पे हम नहीं है। अपने इस मंच पे कई बार चर्चा कर चुके हैं कि बिदक रहे हैं कुछ विधायक, लेकिन सरकार नहीं जागी। वो तो एक मनमोहन कटोच जी की पार्टी उसको की बड़ी खामी है। हाँ, अगर हम उसको भी मान के चले तो इनके पास ये मौका तो था, और जो हम लोग भी आप लोग भी बात को जिसको हम लोग जिक्र करते थे बार बार डिबेट्स में कि ये लोटस जो ऑपरेशन लोटस है ये लोकसभा के आसपास पे होगा, तो इसके लिए तो सरकार को भी पता था कि इसका तरीका दो ही है, या तो इनको किसी तरह से खरीदा जाएगा और या तो ईडी इनके पीछे लगा दी जाएगी, सीबीआई लगा दी जाएगी, ऐसे मामले हो सकते हैं। तो कुछ वो नेता भी हो सकते हैं। अब आप जांच को अगर मान लीजिए खट्टर जी तक पहुंचा पाएंगे, मुझे बहुत ज्यादा डाउट है इनकी एजेंसीज, क्योंकि अब तो वो केंद्र में मंत्री भी हो गए हैं, तो वहां पे नरेंद्र मोदी जी के साथ इनकी काफी नजदीकियां हो जाएंगी। और भंडारी जी को एक कवर मिल गया है, पूरे का पूरा एक जिसको बोल सकते हैं आप प्रोटेक्शन मिल गई है। तो अब आपके पास बचे हैं राकेश शर्मा जी, चैतन्य शर्मा जी और बाकी के आपके विधायक। अब या तो तार वहां से खुलेंगे कि किस किस लोगों के, क्योंकि भाजपा के किसी नेता से मेरे ख्याल से आप उगलवा नहीं पाएगी एजेंसियां बहुत ज्यादा। अगर ये मामला उसी तरह से खत्म हुआ तो समय भी नष्ट होता है एजेंसियों का, और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी वेस्ट होता है, और जो सबसे बड़ा गलत संदेश है वो लोगों ने तो उसका काफी एक तरीके से जवाब भी दे दिया है कि अगर आप ये गलत करते हैं तो ये गलत चीजें हैं, हिमाचल में कभी हुई नहीं और वो टॉलरेट भी नहीं होंगी यहाँ पे। हाँ, ये आप मान सकते हैं कि वहां पे जो सुधीर शर्मा जी का जीतना बहुत ज्यादा, उसमें पॉलिटिकल जो लोग हैं वो ये भी मान सकते हैं कि अगर गद्दी वोट वहां पे डिवाइड नहीं होता, अगर प्रकाश चौधरी जी नहीं लड़े होते चुनाव, तो वो चुनाव भी कहीं भी जा सकता था। लेकिन वहां पे इसको भी नकारा नहीं जा सकता कि हो सकता है कि सबसे जो मास्टरमाइंड इसमें थे वो इनमें से ही क्या 6 में से भी कोई था क्या जिसने एक ग्रुप बनाया होगा, उस ग्रुप के बाद बिल्कुल ये बिल्कुल लोगों ने संपर्क भाजपा के नेताओं से किया होगा, और भाजपा तो चाहती थी कि जो असंतुष्ट लोग हैं उनकी किसी ना किसी तरह तरीके से उनकी उस आग को चिंगारी में बदला जाए, उस चिंगारी को आग में बदला जाए, और वही हुआ है।
मुझे अभी भी थोड़ा डाउट ये है कि क्या ये एंड कंक्लूजन तक ये इन्वेस्टिगेशन पहुंच पाएगी कि नहीं, क्योंकि पुलिस ने अभी तक जो जांच की है वो केवल और केवल ऊपरी ऊपरी जांच की है। अब ये तो पता लग गया कि कहाँ वो ठहरे थे, किसने बिल पे करे, लेकिन असली कॉन्स्पायरेसी किसने की थी वो तो अभियोग तो तब वो जाकर के आपका खड़ा हो पाएगा बिल्कुल कोर्ट में। वो अगली कड़ी में जुड़ेंगे जब ये लोग पेश ही नहीं होंगे, उनसे पूछताछ ही नहीं होगी, तो पुलिस भी कंक्लूड कैसे कर पाएगी? बार बार वो लोग टल रहे हैं आस्था जी, सवाल ये देखिए, हो रहा है। यही सबसे बड़ा दुखद पहलू इंडियन जुडिशरी का है और पॉलिटिकल सिस्टम का है कि हम लोग ना तो देश को क्लीन पॉलिटिकल वो दे पाए हैं, ना हमारे पास जुडिशरी में अभी तक फास्ट ट्रैक, जिसको नाम दिया जाता है कि जी फास्ट ट्रैक, अभी तो आपके पास समन करके अभी तो उनको बुलाया तक नहीं जा पाया रहा। तो जिसके पास पैसा है वो अच्छे से अच्छा वकील उसके पास है, उसी के लिए सबसे बड़ी जो अदालतें हैं वो कभी भी जाकर के वहां से जस्टिस जी ले सकता है। तो डीले बिल्कुल पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा होगी, हो सकता है सूनर और लेटर पॉलिटिकल उसमें, जैसे सुखू जी कंफर्ट जोन में अगर आ जाते हैं, अभी जैसे 4 सीटें आ गई हैं, अगर अगली 3 सीटें इनकी झोली में आती है तो ये भी हो सकता है कि यार छोड़ो, हमारी सरकार तो और स्ट्रांग हो गई है, हमारे तो 41 नंबर अब पहुंच गया है, तो इनको 2 लोगों को बाकी के भी है अपने हिसाब से ठिकाने लगा लेंगे। जी जी मनमोहन जी, क्योंकि ये चंडीगढ़ कनेक्शन जो है, राजेंद्र राणा वहीं बेस्ड है, आपको पता है, और लंबे समय से बताया जा रहा है कि जब से मुख्यमंत्री सुनवाई नहीं कर रहे थे, उनकी हाईकमान सुनवाई नहीं कर रहा था, उनके आवास पे भी बैठकें होती रही हैं, और जिस नेता का आप नाम जिक्र कर रहे हैं वो भी शामिल होते रहे हैं। रूपरेखा वहां कई बार तय हुई, लेकिन इम्प्लीमेंट इस साल हुई है अचानक बजट सत्र के दौरान और राज्यसभा की पोलिंग के दौरान। पिछले साल भी मीटिंगें होती रही हैं, ऐसी सूचनाएं भी थी, लेकिन आपकी सरकार के नाक कान सीआईडी अन्य एजेंसियां कोई भी मुख्यमंत्री तक, और आपका पॉलिटिकल सिस्टम मुख्यमंत्री तक बात ही नहीं पहुंचा पाया। देखिए, बात पहुंचा पाए या नहीं पहुंचा पाए, किसी को भी यकीन नहीं था कि इतने लोग जो सीनियर है कांग्रेस में, चाहे सुधीर शर्मा जी हो, चाहे राजेंद्र राणा जी हो, चाहे लखनपाल जी हो, रवि ठाकुर हो, ये कांग्रेस के साथ कोई विश्वासघात कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में भी इनके प्रति ये नहीं था कि ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे, कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपेंगे। आपके संदर्भ में मैं शुरू में ये बात कही कि तरुण भंडारी बड़े लंबे समय से संपर्क में थे कांग्रेस के नेताओं के साथ हिमाचल प्रदेश के, और जब टिकट वितरण नहीं हुआ था चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, उस समय से पहले से ये कांग्रेस के नेताओं के साथ संपर्क में थे, भाजपा के बड़े नेताओं के शय के ऊपर, और पूर्व मुख्यमंत्री का भी रोल उसमें निश्चित तौर पर रहा होगा और सामने आएगा भी आने वाले दिनों में। लेकिन मेरा ये मानना है कि पीछे क्या हुआ, प्यासी भाई ने कहा इंदिरा जी ने ये किया या सरकारें पीछे टूटती रही, इंदिरा जी ने बहुत से अच्छे काम भी किए, उन कामों को भी करना चाहिए भाजपा के नेताओं को। चलिए चलिए लेकिन चलिए, वो ये जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपके जो कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा गया है, कांग्रेस के नेताओं को वहां ले जाकर टिकटें देके जो आपके संगठन का ढांचा तोड़ा गया है, जिस संगठन के आप ऊपर बड़ा अभिमान करते हैं, वो निश्चित तौर पे आपके लिए चिंता का विषय है। आपको उसके ऊपर सोचना चाहिए कि आपके कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया गया, आपके कार्यकर्ताओं का क्या हश्र हुआ 6 के 6 विधानसभाओं में और 3 में, उसके ऊपर भी आपको सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। जी प्यार जी। मनमोहन जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत सुदृढ़ है, आप निश्चिंत रहें, हमारे कार्यकर्ता विचार के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मेरा मानना केवल इतना सा है कि आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके विधायकों को लिया है, आप फिर से चेक करें कि आपने उनको निकाला है। ठीक कहा आपने कि किसी को विश्वास नहीं था कि वो छोड़ देंगे पार्टी, मगर सुक्खू जी ने अपने विरोध के लिए, जो उनको लगा कि मेरा विरोध ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने उनको पार्टी से निकालने में आपके समक्ष है। आपने एक दिन नहीं लगाया उनको बाहर करने में, और यहाँ पे 3 ने इस्तीफा दे दिया। आप 56 करोड़ रुपए का बोझ जो अब अगले महीने सरकार पे पड़ने वाला है, उसके लिए केवल और केवल ये सरकार जिम्मेवार है। ये चुनाव इसके साथ पहले हो जाता और आज ये बोझ ना पड़ता, मगर ठीक है, जनता तय करेगी। आप पूछिएगा, निर्दलीय भी फंस गए हैं कहीं ना कहीं प्यार जी इसी चक्कर में, ये राजनीतिक गुगली थी। इनके फैलाए हुए जाल में जिन लोगों को हमने निकाला, इन्होंने उनको बड़े सहर्ष स्वीकार किया और अपने संगठन का गला घोटा
उसको ये कभी नहीं मानेंगे। बातों में भाजपा के लोग बड़े तेज हैं। चलिए मैं फिर कहूंगा चलिए व्यासिन भाई को कि अपने संगठन का हाल देखिए, जहां जहां 6 लोग आपने, हमारे लोग जो हमारे गए हुए निकाले हुए लोगों को आपने स्वीकार करके अपने लोगों का जो हाल किया चलिए है, उनके बारे में चलिए आप सोचिए। धन्यवाद। चलिए मनमोहन जी, मेरा भी चर्चा आग्रह यही है कि संभालिए आप। चलिए चर्चा को विराम देते हैं प्यार जी अब, क्योंकि वही ठीक, बातें रिपीट हो धन्यवाद। रही हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस जो भी हुआ, उसके तार कहीं न कहीं हरियाणा और उत्तराखंड की भाजपा सरकारों के साथ जुड़ गए हैं। पुलिस ने कई चीज़ें तलाश ली हैं। प्रारंभिक तौर पे आया है कि किसने होटलों के बिल दिए, किसके कहने पे दिए, हवाई जहाज उड़े, किस तरह उड़े, हेलीकॉप्टर उड़े, किसके पैसे से उड़े, हर चीज़ का एक-एक ब्यौरा मिल गया है। लेकिन जो भी जाँच में जिनको बुलाया जा रहा है, प्रमुख लोग हैं, वो जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, बार-बार टल रहे हैं, पुलिस इंतज़ार कर रही है। लेकिन अभी मनोहर लाल खट्टर जी के प्रचार सचिव रहे तरुण भंडारी ज़रूर अग्रिम ज़मानत लेकर थाने में पहुँचे और उन्होंने बयान अपने दिए हैं। क्योंकि उन पर भी जो चंडीगढ़ का एक 5 सितारा होटल के खर्चे जो लंबे समय तक रहे, जहाँ पे बागी और बाकी विधायक, उसका बिल एक फार्मा कंपनी ने उनके कहने पे दिया, ऐसे बयान आए हैं। और उत्तराखंड के नेता, बड़े नेता हैं, वो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी 7 सितारा होटल में व्यवस्था की थी बागियों की, उसके भुगतान भी उनके कहने पे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी जाँच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए जाँच बड़े धीमी गति से चल रही है। बार-बार बुलाने पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने अग्रिम ज़मानतें ले रखी हैं और जिनको आगे बुलाया जा रहा है, वो अग्रिम ज़मानत लेने की कोशिशों में है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।